हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में मैं आपको फार्मेसी से हटकर कुछ बताने वाला हूं। यदि आपने 11th 12th फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से किया है और आपका चॉइस है, इंटरेस्ट है मेडिकल फील्ड में काम करना और आप डॉक्टर बन नहीं सकते चूँकि आपको नीट की तैयारी टफ लगती है या फिर नीट की तैयारी आपको बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है तो उसमें पैसे वगैरह आपके पास अवेलेबल नहीं है या फिर आपके पढ़ाई का बेसिक उतना स्ट्रांग नहीं है कि आप नीट को क्वालिफाई कर पाए, तो आप मेडिकल फील्ड में क्या काम नहीं कर सकते। तो ऐसी बात नहीं है, मेडिकल फील्ड में आप एज ए पैरामेडिकल स्टाफ के तौर पे भी काम कर सकते हैं और एक बेहतर पैसा भी कमा सकते हैं और एक अच्छा फ्यूचर सेट भी कर सकते हैं, अपने भविष्य में अच्छा करियर भी हो सकता है। ठीक है, तो वो टॉप 5 बेस्ट पैरामेडिकल कोर्स मैं बता रहा हूं, ये कम पैसों में होने वाली कोर्सेज हैं। यदि आपने इस कोर्सेज में अपने स्किल को डेवलप कर लिया तो आप महीने के ठीक ठाक अमाउंट को जरूर अर्न कर लेंगे, जिससे कि आपका घर परिवार ठीक से अच्छे से सुखी संपन्न चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 5 बेस्ट पैरामेडिकल होता क्या है। तो मेडिकल, जैसे कि आपको पता है कि कोई भी चीज़ होती है, जैसे एक डॉक्टर हैं तो एक डॉक्टर के लिए नर्स की ज़रूरत होती है, साथ ही साथ जैसे कि कोई सर्जरी हो रहा है तो वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर में सर्जन तो सर्जरी कर रहा है, लेकिन उसके लिए जो 3-4 लोग हैं वहाँ पे क्या है, टेक्नीशियन है जो कि सर्जन को असिस्ट कर रहे हैं। सर्जन अकेले कुछ नहीं कर सकता, याद रखिएगा, सर्जन अकेले सर्जरी कभी नहीं कर पाएगा, उसको टेक्नीशियन की जरूरत पड़ती है। तो वही हो गया पैरामेडिकल स्टाफ। जैसे आप गए क्या कहते हैं डॉक्टर के पास चेकअप करवाने, वो चेक लिख दिया कि भाई सीबीसी करा के आओ, मलेरिया डेंगू चेक करा के आओ, तो वो चेक कौन करेगा, लैब टेक्नीशियन, वो एक पैरामेडिकल स्टाफ हो गया। तो इस तरीके से कई सारे पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं, उनमें से जो 5 सबसे बेहतर है जो कि आप एडमिशन लेते हैं और करते हैं तो जिसमें आपका करियर सबसे बेहतर रहेगा, अभी ट्रेंडिंग कोर्स है जिसका सबसे ज़्यादा मार्केट में डिमांड है, उसके बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला टॉप लेवल का कोर्स है MLT, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, है ना। यदि आप लैब टेक्नीशियन बनना चाहते हैं तो ये एक बेहतर ऑप्शन आ सकता है। देखिए मैंने टॉप 5 में फार्मेसी को ऐड नहीं किया है, क्योंकि फार्मेसी PCI के द्वारा, जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, इसके द्वारा क्लियर किया गया है कि फार्मेसी एक पैरामेडिकल कोर्स नहीं है, ना ही ये टेक्निकल कोर्स है। ठीक है, ये एक अपना एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशन है ना। तो इसलिए आपको फार्मेसी को खराब नहीं बोल रहा हूँ मैं, फार्मेसी इससे बेहतर है, सबों से बेहतर है। मैं खुद फार्मेसी फील्ड में हूँ तो मुझे पता है फार्मेसी का क्या स्कोप है, लेकिन हाँ, फार्मेसी से हटके आप यदि कुछ करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं और इसका भी अपने आप में एक अलग महत्व है। ठीक है, चलिए, तो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में लैब टेक्नीशियन आप बनेंगे। लैब टेक्नीशियन का काम क्या होता है पहले वो समझिए। तो पैथोलॉजी में काम करना, पैथोलॉजी कहाँ होता है, तो कोई भी आपको डॉक्टर लिखा, डॉक्टर के पास आप गए तो वो लिख दिया 4 चेकअप कि CBC कराओ, कंप्लीट ब्लड काउंट कराओ, आपको विडाल करवाओ जो कि टाइफाइड का टेस्ट होता है, इतना तो आप पढ़ेंगे ही होंगे, या फिर आपको बोल देगा मलेरिया का टेस्ट करवाओ, तो वो टेस्ट कौन करता है, लैब टेक्नीशियन करता है। आपको कभी देखें कि ब्लड कलेक्ट करता है, यहाँ से ब्लड निकालता है, ब्लड ग्रुप करना, ब्लड से रिलेटेड जो भी डायग्नोसिस होती है वो सब लैब टेक्नीशियन का काम होता है। तो ब्लड टेस्ट, सैंपल अरेंजमेंट, ये सब काम क्या है, इनका है। अब इसमें कोर्सेज 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है डिप्लोमा, एक होती है बैचलर। डिप्लोमा में होता है डिप्लोमा मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, और ये भी बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। ये 2 साल का होता है, ये 3 साल का होता है। वर्क प्रोफाइल में कोई खास डिफरेंस नहीं आता है, सेम होता है वर्क प्रोफाइल, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होता है, लेकिन हाँ आप ये समझ सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा एडिशनल नॉलेज दिया जाता है, तो बैचलर आप कर सकते हैं। अदरवाइज मैं कहूँगा कि यदि आप लैब टेक्नीशियन बनना चाहते हैं एक बेहतर, तो आप डिप्लोमा भी कर लेंगे तो एक अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा, जिससे कि आप अच्छे से लैब में काम कर पाएंगे। और यदि आपके पास ठीक ठाक पूंजी रहा और अच्छा एक्सपीरियंस रहा तो आप खुद का भी एक पैथोलॉजी सेंटर खोल सकते हैं। ठीक है, आफ्टर दिस कोर्स वी कैन वर्क इन पैथोलॉजी सेंटर। पैथोलॉजी सेंटर में काम कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स में, डायग्नोस्टिक्स में, ये सब काम कर सकते हैं। और सैलरी की बात रहे तो स्टार्टिंग सैलरी यदि आप फ्रेशर हैं तो 10K to 15K आपका स्टार्टिंग होगा, 10 से 15 हज़ार आपको स्टार्टिंग में दी जाएगी। और यदि आप अच्छा एक्सपीरियंस हो गए तो आप कहीं भी किसी अच्छे डायग्नोस्टिक में काम करेंगे तो 25 से 35 हज़ार जरूर मिलेगा। और अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस हो गया तो आप खुद का भी एक डायग्नोस्टिक सेंटर चला सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सेकेंड, अब आपको क्या, रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी। इसका काम क्या है, तो आपको कहीं चोट लगी, कहीं दर्द उठ गया, आप डॉक्टर के पास गए, अब डॉक्टर को पता नहीं चल रहा है कि हुआ क्या है, वो क्या करेगा, एक एक्सरे लिख देगा, आपको हाथ में चोट है, हाथ का एक्सरे करा के आओ,
है ना। तो हाथ का एक्सरे क्या डॉक्टर करता है? नहीं, उसके लिए टेक्नीशियन होते हैं, एक्सरे टेक्नीशियन। तो रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी वही होता है। तो जो एक्सरे टेक्नीशियन होते हैं उनका भी एक अच्छा खासा सैलरी होता है, और ठीक ठाक अगर एक्सपीरियंस हो गया तो वो भी अच्छा मोटा पैसा कमाते हैं, ठीक है। परफॉर्मिंग एक्सरे, एक्सरे परफॉर्म करना, सिटी स्कैन करना, एमआरआई, एज ए रेडियोग्राफर काम करता है, इसका वर्क प्रोफाइल है। अब बात करें कि इसका दो तरीके का कोर्स होता है, ये भी होता है डिप्लोमा, ये होता है बैचलर। आप चाहें तो डिप्लोमा करें या बैचलर करें, काम वही करना पड़ेगा, याद रखिएगा। सैलरी में भी कुछ खास डिफरेंस नहीं आएगी, लेकिन आप बैचलर करेंगे तो आपका फ्यूचर ज़्यादा ऐसे भी जानिए, नॉलेज जिसको ज़्यादा उसका ज़्यादा डिमांड। तो यही बात है कि बैचलर करने से यही फ़ायदा होता है, ठीक है। वैसे कोई स्पेशल आपका ऐसा नहीं है, यदि आप डिप्लोमा करेंगे तो आपको वो काम नहीं करने दिया जाएगा जो बैचलर किया है, ठीक है। सब काम करने दिया जाता है, ठीक है। तो ये रहा आपका रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी। इसका भी सैलरी कुछ उसी प्रकार से लैब टेक्नीशियन के आसपास ही इर्द गिर्द रहता है, लेकिन हाँ, कमाने वाले लैब टेक्नीशियन काफ़ी कमा लेते हैं यदि उनको एक्सपीरियंस हो गया, ठीक है। और लास्ट वाला जो मैं कोर्स बताऊंगा, उस कोर्स का रहस्य जानकर आप हैरान हो जाएंगे। एक सर्जन के जितना कमाता है एक असिस्टेंट, वो कैसे, वो मैं बताऊंगा, ठीक है। थर्ड नंबर पे आता है ऑप्टोमेट्री, डीओपीटी और बीओपीटी, जो कि आपके आंख के चेकअप करते हैं, है ना। आंखों का चेकअप होता है। यू कैन वर्क एज ए ऑप्टोमेट्रिस्ट इन आई हॉस्पिटल। आई हॉस्पिटल में आप एज ए ऑप्टोमेट्रिस्ट काम कर सकते हैं। ऑप्टोमेट्री शॉप भी डाल सकते हैं, चश्मे की दुकान, पावर वाली चश्मे की दुकान, वहाँ पे आंख का पावर चेक वगैरह कर सकते हैं, जैसा कि देख रहे हैं इस तरीके से होता है। और आप चश्मे वाली दुकान डाल सकते हैं अपने नाम पर। डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री होता है, बैचलर इन ऑप्टोमेट्री होता है। लेंस कार्ट वगैरह जैसे बड़ी कंपनियां हैं चश्मे की, वहाँ पे एज ए ऑप्टोमेट्रिस्ट आप काम कर सकते हैं, वहाँ वैकेंसी वगैरह आता है। ऑप्टोमेट्री वेरी डिमांडिंग कोर्स है पैरामेडिकल फील्ड में, ठीक है। 2 साल का होता है। बैचलर इन ऑप्टोमेट्री 4 साल का होता है। अब चौथे नंबर पे आता है कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी। कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी, हृदय से रिलेटेड बीमारियां आप जान रहे हैं कितना नॉर्मल हो गया है। हार्ट अटैक अब एक नॉर्मल पर्सन्स को भी आता है। तो ये हार्ट को लेकर के रेगुलेट जिस प्रकार की चीज़ें की जाती हैं टेक्नीशियंस के द्वारा, जैसे कि ईसीजी हो गया, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ये इस प्रकार से आपने देखा होगा, इस तरीके से होता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी इस तरीके से ग्राफ बनता है ना, जैसे कि डॉक्टर्स पता लगाते हैं कि इनके दिल के में कौन सी बीमारी है। तो ईसीजी करना, ईसीजी टेक्नीशियन, टीएमटी टेक्नीशियन, होल्डर टेक, कैथ लैब टेक्नीशियन, ये सारे काम कौन होते हैं? कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी। मेनली हृदय से रिलेटेड जो भी परेशानियां होती है उनको मैनेज करने का काम करते हैं। कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी का भी 2 कोर्स होता है, एक होता है डिप्लोमा, एक होता है बैचलर। डिप्लोमा वाले 2 साल के होते हैं, बैचलर वाले 3 साल का कोर्स होता है। लगभग काम समान होता है, चाहे वो डिप्लोमा करिए चाहे बैचलर करिए, वही बात है, नॉलेज ज़्यादा तो डिमांड ज़्यादा, इसलिए बैचलर ज़्यादा करना प्रेफरेंस दिया जाता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग 5वें नंबर कोर्स पे, जो कि सबसे मेरे ख्याल से मेरे क्लोज रहा है। मैंने इस एज ए ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन काम किया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। चूँकि मैं ये कोर्स कर रहा था एक गवर्नमेंट कॉलेज से, ठीक है, मैंने उसके एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई किए थे अपने बिहार में, ओके। तो ये आपका होता है, इसमें प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ओटी का प्रिपरेशन और मेंटेनेंस किया जाता है। एंड इक्विपमेंट बिफोर ड्यूरिंग सर्जरी, सर्जरी के दौरान, देखिए ओटी मतलब ऑपरेशन थिएटर, डॉक्टर के आने से पहले पूरे ओटी का मेंटेनेंस, याद रखिएगा ओटी एकदम स्टेराइल होता है, उसमें एक भी बैक्टीरिया, वायरस या फिर कुछ भी इस प्रकार का नहीं होना चाहिए जिससे कि इन्फेक्शन काउज हो, है ना। तो पूरे तरीके से स्टेरलाइज करना, सारे इंस्ट्रूमेंट्स को स्टरलाइज करना, प्लस डॉक्टर सर्जरी के दौरान सिर्फ इशारा करता है उसको कौन सा इंस्ट्रूमेंट की यूज आएगी वहां देना, प्लस असिस्ट करना। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ सर्जरी हो रही है तो सिर्फ इसमें एक ही डॉक्टर है और सब जो है वो सब असिस्टेंट हैं, उसको असिस्ट कर रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ें हैं। इसमें भी 2 कोर्स होता है, एक डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी होता है, एक होता है बैचलर इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। दोनों कोर्स का काम सेम है, ओटी टेक्नीशियन आप कहलाएंगे। जिसको नॉलेज ज़्यादा उसका डिमांड ज़्यादा, बस यही अंतर है। और इसकी सैलरी शुरुआत में 5 से 7 हज़ार ही रहती है, याद रखिएगा। स्टार्टिंग सैलरी कम रहती है, लेकिन कमाने वाला बंदा भाई लाखों में कमाता है महीने के। जानते हो कैसे? वो मैं बताता हूँ, थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। कोई सर्जन है, एमएस सर्जन है, ठीक है, वो नया नया अभी पढ़ के आया है, एमबीबीएस के बाद एमएस होता है, वो करके आया मास्टर ऑफ सर्जरी, लेकिन वो क्या है, ज़्यादा पेशेंट अभी देखा नहीं है, ज़्यादा हैंडल केस नहीं किया है, ज़्यादा केस को हैंडल नहीं किए हैं। तो उसके सामने अगर कोई टेक्नीशियन है जो कि 10 साल से काम कर रहा है तो उससे तो ज़्यादा प्रॉपर नॉलेज होगा। याद रखिएगा, किताबी नॉलेज में टेक्नीशियन पीछे हो सकता है, लेकिन अगर पेट से बच्चा निकालना, LSCL जिसको कहते हैं, वो चीज़ें आप, ये कम से कम 1000 केस देख चुका है टेक्नीशियन, और वो एमएस मुश्किल से 50 केस देख के आया हुआ। किसको ज़्यादा नॉलेज होगा, किसको ज़्यादा अनुभव होगा? तो इसको होगा टेक्नीशियन को। तो गैर तौर पे लीगल तो है कि एमएस ही सर्जरी करेगा, लेकिन जानते हो गुप्त तरीके से टेक्नीशियन के द्वारा सर्जरी करवाई जाती है और टेक्नीशियन को एक भारी मोटा पैसा दिया जाता है, क्योंकि उससे पेशेंट खराब होगा नहीं,
बात अलग है, डिग्री नहीं है। तो इस प्रकार टेक्नीशियन अच्छा कमाते हैं और अच्छा एमएस जो फ्रेशर होता है, बड़े बड़े एमएस जो होते हैं, जो कि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है, वो चाहते हैं कि उनके पास एक ऐसा असिस्टेंट हो, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, जिनके पास एक्सपीरियंस हो। तो एक्सपीरियंस होने के बाद डॉक्टर आपके पैर पड़ते हैं कि भाई मेरे साथ रह जाओ, जो नए डॉक्टर होते हैं खास करके, ठीक है। तो जब हाँ बात अलग है, उनको भी एक्सपीरियंस हो जाएगी तो फिर वो भी एक्सपर्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं बोल रहा डॉक्टर को बुद्धि नहीं होता है, डॉक्टर को होता है, लेकिन जो नए नए एमएस आते हैं, मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से, उनको थोड़ा सा कम एक्सपीरियंस होता है, तो वो थोड़ा घबरा जाते हैं, लेकिन टेक्नीशियन उसको संभाल लेते हैं, ठीक है। तो ये रोल होता है ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का। तो कुल मिला के 5 कोर्सेज मैंने आपको बताएं, इसमें एक बेहतर करियर है, आप एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके के कोर्सेज को कर सकते हैं। और भी किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट में कीजिए, मैं आपको बताते चलूँगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।